नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम आयोगों की चर्चा कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश प्रीलिम्स के ये एक सीरीज चल रही है क्विक रिवीजन के टाइप में। तो पिछले आयोग में हमने बात किया था कि महिला आयोग, फिर बाल संरक्षण आयोग, और एक आज फिर से छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या फिर केंद्रीय सूचना आयोग, और उसी के साथ होगा आपका MPIC फिर मध्य प्रदेश इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो MPIC और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाने का उद्देश्य है कि हमारे कामों में, हमारे जितने भी सरकारी काम हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना है। जैसे आपने सुना होगा RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये उससे रिलेटेड है। तो ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत ही आएगा। जितने भी हमारे देश में कार्य संचालित हो रहे हैं, तो जिससे सुविधा मिले लोगों को और ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, कामों में डिले ना हो, तो इसलिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है। कुल मिला के कि क्या क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और उसकी जांच होती रहे, इसलिए हमने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन लाया है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का कॉन्सेप्ट स्वीडन देश से आया है सबसे पहले। तो आज हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि जो कमीशन है अपना, इसका हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट एंड अपॉइंटमेंट, ये सब सारी प्रोसेस कैसे होती है और कौन करता है, और इनका डेट याद करेंगे और इनके कमिश्नर की हम सूची याद कर लेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं शुरू से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये भी एक वैधानिक संस्था है जो कि नियमों और कानूनों के तहत बनाई गई है। जो एक्ट है अपना 2005 में आया है, जिसका नाम है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इसके तहत इसका गठन किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 12 अक्टूबर 2005 को सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं। आपको हर कमीशन का ये इस्टेब्लिशमेंट डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना, वो याद कर लीजिए, ठीक है। हेडक्वार्टर आपको बिना किसी डाउट के न्यू दिल्ली लगा देना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी आयोग का उसका स्ट्रक्चर याद करना, और स्ट्रक्चर में क्या क्या कुछ शर्तें होती हैं तो उनको याद करना होता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एक कमिश्नर होगा, 10 अन्य कमिश्नर होंगे, तो एक आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इसके बाद स्ट्रक्चर के बाद टेन्योर, हर आयोग में आता है टेन्योर या फिर कार्यकाल। तो कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष। पहले ये कार्यकाल 5 वर्ष का रहता था, लेकिन अभी 3 वर्ष का है, ठीक है। इसमें और टेन्योर में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि टेन्योर में आपको ध्यान देना है 3 वर्ष, 65 वर्ष, और जो इसके होंगे ये स्ट्रक्चर में है अध्यक्ष वगैरह, तो ये 2 बार से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, मतलब अध्यक्ष 2 बार से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका जो इलेक्शन कमिश्नर होता है आपका, इसके समकक्ष आपका सारी चीज़ें इसमें सेवा शर्तें वगैरह होंगी, ठीक है। तो टेन्योर 3, 65 2 बार नहीं हो सकते, और किसके इलेक्शन कमिश्नर की तरह इसकी सेवा शर्तें वगैरह होंगे, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो आपको लगेगा कि केंद्र सरकार करेंगे, तो इसमें प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट इसमें अपॉइंटमेंट करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। लेकिन PM जो है ना, PM की रिकमेंडेशन पे, PM के रिकमेंडेशन किस आधार पे होगा, तो PM बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे जिसमें वो अपने 3 मेंबर रखेंगे। वो कमेटी जो बोलेगी तो उनके PM के रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देगा, ठीक है। तो PM का रिकमेंडेशन कमेटी में कौन होता है, तो 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक PM स्वयं अध्यक्ष चेयरमैन होता है, और अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा का अपोजिशन का लीडर इसमें होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में अधीर रंजन चौधरी जी हैं, ठीक है। और एक मिनिस्टर होगा, जो आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्टर होंगे, उनमें से एक मिनिस्टर को इसमें कमेटी में रखा जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, चर्चा हुई क्वालिफिकेशन, आखिर भाई इनके कमिश्नर बन गए एंड अदर कमिश्नर हो गए, तो ये कौन कौन से फील्ड से होना चाहिए, मतलब क्या क्या जानकारी इनके पास होना चाहिए। तो इनको लॉ, सबसे पहले लॉ में जानकारी होनी चाहिए, साइंस के फील्ड, साइंस एंड टेक्निकल का नॉलेज होना चाहिए, देन सोशल सर्विस में ये निपुण होना चाहिए, देन मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक कम्युनिकेशन, जनसंचार में इनको निपुण होना चाहिए, ठीक है, या फिर जानकारी होना चाहिए। तो इस फील्ड से आपका आ जाएगा क्वालिफिकेशन में इनकी, ठीक है। और इनमें कुछ आपका वो भी लगाया गया है कि मतलब लिमिटेशन कि क्या क्या नहीं होना चाहिए इनको,
तो ये अगर आपका जैसे देश में पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट का कोई इसमें मेंबर नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट में कोई इनकी मेंबरशिप नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये पब्लिक पार्टी किसी पार्टी में भी नहीं होना चाहिए और ये किसी प्रॉफिट ऑफ बिजनेस में भी नहीं इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो 3 शर्तें इसमें कि संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होना चाहिए और किसी प्रॉफिट ऑफ बिजनेस में इंगेज नहीं होना चाहिए। तो ये इनका कंडीशन हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर, इतनी बात करने के बाद कि आखिर लास्ट में रिमूवल या फिर रेजिग्नेशन किस तरह होगा। तो रेजिग्नेशन ये अपना प्रेसिडेंट को देंगे, सीधी बात है। फिर उसके बाद रिमूवल की बात कर लें तो रिमूवल किस तरह से, इनको किस प्रोसेस से हटाया जा सकता है। तो इसमें 2 तरह के इसमें वो है, एक आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जांच करेगा, जांच होगी किसी भी मतलब हटाने के लिए, और एक बिना जांच के। तो जांच में जब होगा तो जांच करने के बाद किस तरह क्यों कब हटाया जाएगा, तो जांच उस आधार पे होगा जब उसके ऊपर मिसकंडक्ट, कदाचार या फिर इनकैपेसिटी मतलब अक्षमता का जब उसमें वो लगा हो कि हाँ भाई ये अक्षम है, ये व्यक्ति ये कार्य करने में अक्षम है, या फिर इसने कदाचार किया है, तो उस कंडीशन में आपका जांच होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हटाया जाएगा। ठीक है, अगर वो पाया जाता है मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी तो उसमें हटा दिया जाएगा। और जांच किस आधार कब नहीं होगा, नॉर्मली जब आप मेंटली डिस्टर्ब हों और अपने ड्यूटी को ओबे ना करें, मतलब कर्तव्य ना करें, एंड बैंकरप्ट हो, 3 कंडीशन में बिना जांच के ही हटा दिया जाएंगे। ठीक है, और जब आपके ऊपर कदाचार और अक्षमता का आरोप लगा हो तो आपको इसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच करना पड़ेगा। रिपोर्ट किसको ये करेंगे, रिपोर्ट 1 साल में देंगे जिसको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट अपना सौंपेंगे उसमें। ठीक, फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आया RTI 2005 का, कुछ हम मोटी मोटी बातें कर लेते हैं RTI 2005 की। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया। इसमें ये कहा गया था कि जैसे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे एग्ज़ाम देते हैं आप, तो आपके मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है तो आप RTI लगा के एग्जामिनेशन का वो मांग सकते हैं, कितना कट ऑफ गया था, मेरा नंबर कितना गया था, और कोई भी किसी भी कार्यालय में आप इस संबंधित अपना काम इसमें RTI लगा के प्राप्त कर सकते हैं। 10 रुपये का एक फॉर्म आता था, उसको आप भर के कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा जुर्माना भी लगता है उस अधिकारी के प्रति अगर वो उसने नहीं दिया। तो इसमें मेन खास बातें ये क्या है कि कोई, पहली बात जो ये है कि इंडियन जो सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, वो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी में RTI लगा सकता है। ठीक, एंड इन्फॉर्मेशन और लेने की मांग कर सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन उस अधिकारी को, पर्टिकुलर संबंधित व्यक्ति को कितने दिन के अंदर देना पड़ेगा, तो 30 दिन के अंदर उस जानकारी को देना ही पड़ेगा उसको। उसके बाद अगर नहीं दिया तो ये इसके तहत आप उसको, अधिकारी को कुछ जुर्माना होगा और सजा भी हो सकती है। ठीक, इन्फॉर्मेशन नॉर्मल इन्फॉर्मेशन में 30 दिन का नियाद दी गई है, जबकि पर्सनल फ्रीडम एंड लाइफ से रिलेटेड अगर कोई इमरजेंसी है तो उसमें 48 घंटे के अंदर ही आपको RTI के जिससे आपने मांगा है इन्फॉर्मेशन वो उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, 48 घंटे के अंदर। ठीक है, और एक RTI एक्ट 2005, RTI में 2005 में ही ये बात कहा गया कि जो पब्लिक अथॉरिटी है, लोक प्राधिकरण है, वो अपना जो डॉक्यूमेंट से डाटा है वो कंप्यूटर में सेव करके ही रखेंगे। तो आजकल देखते होंगे ऑफिस में फाइल गायब हो जाए, भले ही उसको दीमक खा जाए, लेकिन उसको कंप्यूटर में सारी चीज़ें सेव है। और ये अच्छी बात है देश के लिए भाई कि अगर नहीं तो एक बहाना हो जाता था कि ये फाइल गायब है, ये फाइल, तो उसको आप कंप्यूटर में सेव करिए बाकायदा और रखिए अपने पास। ठीक है, तो इतनी चीज़ें RTI की खास बातें हैं जो आप हमारे और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं कि ये जो ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, इनके दायरे में कुछ संस्थाएं हैं जो नहीं आती हैं कि आप ये जांच नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे सेना से रिलेटेड जितने भी कार्यालय हो गए उसमें नहीं जांच कर सकते हैं। जैसे आप IB हो गए, ED हो गए, CRPF हो गया, ITBP हो गया, असम राइफल हो गया, BSF हो गया, NSG हो गया, एंड CISF हो गया, SSB हो गया, DRDO का कार्यालय है उसमें भी नहीं जांच कर सकते। नारकोटिक विभाग है, तो ये अपना इम्पोर्टेंट वर्ड है। हाँ, यहाँ पे आप डाउट हो सकते हैं कि BRO, बॉर्डर रोड अथॉरिटी वाला, तो इसमें भी नहीं कर सकते आप जांच। तो मुश्किल मतलब मोस्टली यही है कि सुरक्षा से रिलेटेड उसमें एजेंसीज में आप
नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से IB, ED, CRPF, ITBP, असम राइफल, BSF, NSG, CISF, SSB, BRO, DRDO, नारकोटिक आदि। तो आप कुल मिला के ये 22 ऐसी संस्थाएं हैं, 22 ऐसे ऑफिस है, 22 ऐसे वो हैं जगह है जिनमें आप ये क्या इंफॉर्मेशन कमीशन जांच नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा इसको। IB, ED, CRPF, ITBP, असम राइफल, BSF, NSG, CISF, SSB, BRO, DRDO और नारकोटिक विभाग, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर हम बात कर लेते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन कमीशन में इसमें कमिश्नर हुए, तो कौन कौन से कमिश्नर इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो सबसे पहले जो कमिश्नर नियुक्त किए गए, तो फर्स्ट वजाहत हबीबुल्ला, जो फर्स्ट आपके कमिश्नर हुए। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वजाहत हबीबुल्ला फर्स्ट आपके इसके इंफॉर्मेशन कमीशन के क्या हुए अध्यक्ष नियुक्त किए गए, सॉरी कमिश्नर आयुक्त नियुक्त किए गए। देन उसके बाद आते हैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे दीपक संधू। दीपक संधू का नाम एकदम याद रखना है क्योंकि फर्स्ट वुमेन थे जिनको नियुक्त किया गया। देन सेकेंड वुमेन का भी यहाँ याद ही करना है क्योंकि सुषमा सिंह है यहाँ पे, तो आपको वजाहत हबीबुल्ला याद करना है, दीपक संधू याद करना है और सुषमा सिंह को याद करना है, जिन्हें करेंटली जो है यशवर्धन सिन्हा। ठीक है, इनको याद करके रखना है आपको जो प्रेजेंट में है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की मोस्टली बातें कर ली हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं MPIC, मतलब मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर लें तो आपको सेम पूरा का पूरा प्रोसेस वही है कि इसमें मतलब क्या बोलते हैं, क्या पॉइंट, क्या कैसे इसका टेन्योर, कैसा क्वालिफिकेशन, उसमें सेंट्रल है, इसमें अब राज्य है तो अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे अब मैं बताता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट 22 अगस्त 2005, ये आपको याद करना है कि ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे आया है 12 अक्टूबर 2005, यह है 22 अगस्त 2005, ये पहले आ गया था। ठीक है, उसके बाद फिर हेडक्वार्टर क्या है, भोपाल। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो 1+10 1+10 की बात करते हैं, एक कमिश्नर हो गए एंड देन 10 अदर होंगे। ठीक है, टेन्योर की बात कर लेते हैं, 365 इसमें भी रहेगा, 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते हैं, नहीं सेकेंड टाइम नहीं बन सकते हैं इसमें। ठीक है, हाँ, दूसरी बार नहीं बन सकते, 2 बार से ज्यादा नहीं। अगर मैंने 2 बार से ज्यादा बोला हो तो वो गलती है, सेकेंड टाइम आप नहीं बन सकते ये। ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात करें तो गवर्नर इसमें अपॉइंट करेगा। कैसे करेगा, इसमें अगेन आपको पता ही है कि CM की रिकमेंडेशन कमेटी होगी जिससे वो अपॉइंट करेगा। CM की रिकमेंडेशन कमेटी में कौन कौन होगा पता ही है आपका, CM होगा खुद एंड अपोजिशन ऑफ लीडर ऑफ लोक विधानसभा वो होगा। ठीक है, विधानसभा के लीडर अपोजिशन के होंगे, जैसे अभी कौन है विधानसभा मध्य प्रदेश में, गोविंद सिंह है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी होंगे, गोविंद सिंह जी होंगे एंड कैबिनेट का एक मिनिस्टर होगा जो कि MP का है। ठीक है, ये MP के कैबिनेट के मिनिस्टर थे। ठीक, फिर क्वालिफिकेशन की बात हम कर लिए हैं। फिर रिमूवल की बात करें तो सेम प्रोसेस वही है कि एक सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी से और विदाउट सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी। तो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी में क्या क्या होगा कि मिसकंडक्ट एंड इनकैपेसिटी में, और विदाउट में मेंटलिटी हो, बैंकरप्ट हो और आप ड्यूटी ओबे न करते हो तब आपको हटा दिया जाएगा। ठीक, तो इतनी बातें हमने कर लिया है MP के संदर्भ में और सेंटर के संबंध में। तो केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, आपको एक डेट पे याद रखना है, अपॉइंटमेंट और स्ट्रक्चर में खास ध्यान रखना है। RTI 2005 में थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको याद करके चलना है। देन ये कभी आ सकता है कितनी संस्थाएं ऐसे हैं जिनमें नहीं लागू होता इनका, वो इंक्वायरी नहीं कर सकते, तो 22 ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें नहीं कर सकते हैं। और MP का आपको 22 अगस्त 2005 याद रखना है और उधर 12 अक्टूबर 2005 याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया तो इसके कार्य क्या हैं। तो कार्य आपको इतना पढ़ने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि देखिए सबसे मेन काम इसका क्या है। जैसे RTI 2005 बना तो उनमें उनसे संबंधित सारे इंक्वायरी वो इंफॉर्मेशन कमीशन करेगी। ठीक है, और कुछ ऐसे मामले हैं जैसे उसमें अब स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, फिर
तो मतलब RTI 2005 की इंक्वायरी के बारे में, सेल्फ रिकॉग्निशन में की बात कर लेंगे, और मुआवजा दिलवाने की, जैसे आपने ये कोई इन्फॉर्मेशन लगाया उसमें वो भटक रहा है कोई व्यक्ति कि इधर से उधर, कभी उसका खर्चा कभी उसका खर्चा, कभी मान लीजिए कोई संपत्ति ही ऐसी है कि उसमें वो लगा रहा है, उसमें उससे जितने भी नुकसान हुआ तो उसको मुआवजा दिलवाने का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस केंद्र में जांच में मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन या फिर ये अधिकारी है जो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो उसमें जितना भी डिले हो रहा है तो उसको डिसिप्लिनरी मतलब एक्शन ले सकता है उनके ऊपर। ये किसका काम है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और रिवीजन करने के लिए, तो आप देखते रहिए। धन्यवाद।